हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जो क्लास 10th के विद्यार्थी जो हैं, जो 18 तारीख को जो एग्ज़ाम मैथमेटिक्स का दिए हैं, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे पास है, जिसका सेट है आई, आप लोग देख रहे हैं। इसका आंसर जो आप लोग बनाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसका आज हम बताने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे मिला लेंगे कि आप सभी कितना आंसर सही बनाए हैं और कितना गलत बनाए हैं। तो चले, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी से बताने का प्रयास करते हैं। सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आंसर टिक करेंगे। आप सभी उससे मिलाने का प्रयास करें कि आपका कितना सही हुआ, और उसके बाद मिलाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि किन बच्चा का कितना नंबर आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सेट नंबर आई है। अपने अपने हिसाब से अपना अपना सेट नंबर, सेट तो मैच नहीं करेगा लेकिन क्वेश्चन नंबर भी मैच नहीं करेगा, तो आंसर क्वेश्चन को देख करके आप अपने से मिला लेंगे। ठीक ना। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3x माइनस 10 बराबर 0 है। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो जब सोल्व करेंगे ना, तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ बी बराबर नॉट 0। इसका विवेचक का मान क्या होगा? तो आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ बी है, यहाँ ए है, इसलिए आंसर ये बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 3x बाई और 15 समानांतर श्रेणी में है, तो इसका x प्लस बाई का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि अनुक्रम जो है इतना 5, 9, 13, 17, 21 का सार्व अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर सही कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अनुक्रम दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 का 13वां पद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 43 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इस फार्मूला है दोस्तों, आप फार्मूला बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 7 नंबर है कि 11 + 12 + 13 डॉट 45 का जो है ना योगफल निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 980। चलिए 8 का देखना है। समानांतर श्रेणी में √7 और √28 और √63 है। इसका नेक्स्ट पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? इसका सही जवाब 112, यानी रूट में 112 देना है, ऑप्शन नंबर डी। 9 का समानांतर श्रेणी में 3, 7, 11 और 15 है कि इसके कितने पदों का योगफल जो है 406 होगा, तो इसका सही जवाब 14 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बना सकते हैं। समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, तो जो दिया हुआ है, तो इसका nवां पद क्या है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 6 - 2n। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे कि 11, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, परिधि जितना रहेगा उसका त्रिज्या रहेगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे, 9:16। चलिए देखिए 12 का हो जाएगा, एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो इसका चाप, निकालेंगे ना, 2πr थीटा बटा 360 गुने 2πr निकालेंगे इस पर मान, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 देखिएगा, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाते हुए प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा? तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को एक साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसका आयतन निकालेंगे ना, तो इसका LBH का फार्मूला लगा करके घनाभ का 648 सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल ये 16:9 है के अनुपात में हो, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो इसका आयतन का अनुपात निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी 64:27 ही हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 15 देखेंगे कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है, तो 1728 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 देखिए कि यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z है, तो इसका फार्मूला से आयतन निकालना है, तो LBH फार्मूला होता है, अर्थात x, y, z। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 की एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो 396। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा 18 का, निम्नांकित में से केंद्रीय प्रवृत्ति के किन मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है? संचयी बारंबारता किसकी आवश्यकता होती है? यानी माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है,
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितना हो जाएगा, तो 12। 10 अभाज्य संख्या तक की माध्यिका निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर 12। कह रहा है कि 20 नंबर, ये सममित बारंबारता विवरण सारणी में क्या होता है, तो ये तीनों का मान बराबर होता है, माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका हो जाएगा। 21 का देखेंगे, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक यू और आर होते हैं, तो इसका सीधा सीधी को संतुष्ट करता है। तो जो आर का मान जो है ना 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए और बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी नंबर। 22 का हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार बताना इसका मासा। तो मासा जब निकालेंगे ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर निकालेंगे ना मासा, तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 23 नंबर की 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे ना तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ए 17 19 23 गुणनफल में। यदि दो संख्याओं ए और बी का लसा और मासा सी और डी है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने HCF गुने LCM, तो इस पर मान रखेगा ना ए और बी का, तो ए गुने बी बराबर सी गुने डी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो रूट में 4 जो है इसका परिमेय हो जाएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बटा Q रूप में, जहाँ पे Q इक्वल नॉट 0 है तो इस क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या का परिभाषा ही है, तो आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है ना ही आवर्ती होता है, तो ये अपरिमेय कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 3 - 2√5 का होल स्क्वायर निकालेंगे ना, तो a - b के होल स्क्वायर पर निकालेंगे तो आंसर नंबर इसका ए मिलेगा। ठीक ना, 29 - 12√5। अच्छा देखेंगे 29 का कि बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड कौन होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे निकालने का प्रयास करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, देखिए 30 का देखेंगे, बहुपद x² + 7x + 10 का शून्यंक कौन होगा, तो इसका मान x का मान रख के देखेंगे, जो 0 ला देगा वही शून्यंक होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का, क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है। जब विकर्ण दिया हुआ है एक 13, एक 10 दिया हुआ है, एक 24 दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला से निकाल लेंगे तो इसका भुजा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 का देखेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का देखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 और 24 सेंटीमीटर है, लंबाई क्रमशः 7 और 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र पर बाह्य बिंदु की दूरी बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि वृत्त की जीवा देखेंगे ना कि यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 और 17 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी बताना है, तो ऑप्शन नंबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल क्या होता है, तो योगफल इसका क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रेखा युग्म में से कौन किसी वृत्त में समानांतर नहीं हो सकता है, तो 2 व्यास जो समानांतर नहीं हो सकता है, कभी भी 2 व्यास समानांतर नहीं हो सकता है। यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण अगर 180 है डिग्री में, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों जोड़ के 180 में घटा जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के को समकोण पर समद्विभाजित करती है, तो वह चतुर्भुज कैसा होगा, तो एक वर्ग होगा। ठीक है, कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 40 के किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल AOB और तथा परिधि पर ACB, जहाँ C वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, तो ACB का मान बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंगल AOB/2। ठीक है, चलिए देखेंगे कि यदि किसी बारंबारता विवरण का माध्य तथा बहुलक 28 और 16 हो, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए 24 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है, तो अधिकतम 23। चलिए एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 44 की एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो अभाज्य होता है एक पासा में 1 2 3 4 5 6, तो अभाज्य 2 होगा 3 होगा 5 होगा, यह अभाज्य संख्या, इसलिए
3/6 आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो प्रायिकता घटना की जो 1 से बड़ा हो तो वो नहीं होगा, और 0 से छोटा हो वो नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए, जो कि 1 से बड़ा है। 46 का देखेंगे प्रायिकता का संबंध क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, चलिए 47 का देखेंगे एक असंभव घटना, जो 1 से बड़ा हो तो वो असंभव होता है, नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, 48 का देखेंगे एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/2। विषम संख्या देखना 1 2 3 4 5 6, तो विषम 1 है और 3 है और 5 है, इसलिए 3/6 हो जाएगा और काट कर 1/2। 1 से 30 तक के जो संख्याओं में सदृशता एक संख्या को चुन लिया जाए तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1/3 होगा, ऑप्शन बी। 50 के किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या हो? 0.6 घटा देंगे, है ना, 1 में घटा देंगे। बहुपद जो दिया हुआ है इतना का शून्यंकों का योगफल निकालना है, -b/a होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7/6, यानी ऑप्शन बी। बहुपद दिया हुआ है कि इतना के शून्यंकों का योग गुणनफल निकालना है, तो c/a होता है, 1/2 हो जाएगा। शून्यंकों -3 और 2 वाला बहुपद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग में x - y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 के आलेखीय निरूपण देखा जाए तो ये प्रतिच्छेदी होगा। a1/a2 b1/b2 पर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, 55 का देखेंगे कि यदि रैखिक समीकरण युग में यदि इतना तो इनके हल क्या होंगे? तो इनके अनंत हल होंगे। ठीक है, जब तीनों बराबर होता है ना, तीनों रेशियो बराबर होता है तो इसके बहुत सारे अनेक हल होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग में आलेखीय निरूपण यदि समानांतर होता है, समानांतर कब होता है? जब 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 56 हो गया। 57 देखेंगे यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 14 और 4 है तो गुणनफल बताना है, तो ऑप्शन नंबर 45 हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। 58 यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा 58 के। करें 59 के देखेंगे कि चर x में ax² + bx + c = 0 है तो एक द्विघात समीकरण कहलाता है। तो a b c में क्या संबंधित? ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या है जबकि a का बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो a = 0। 60 के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इतना का विवेचक निकालना है, तो विवेचक यानी b² - 4ac यानी d बराबर निकालना है, तो इस पर मान निकाल सकते हैं। बिंदु में इतना तक बीच की दूरी आप जानते होंगे, दूरी का सूत्र से 10 इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, x1 - x2 के होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, शीर्षों दिए हुए इतना और इतना के त्रिभुजों की परिमिति निकालना है, तो 3 दूरी निकाल के तीनों का योग निकाल लेंगे, 56 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 62 देखेंगे मूल बिंदु से इसका दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा? 61 इकाई हो जाएगा। यदि किसी बिंदु इतना का एक रैखिक हो तो इसका संबंध क्या होगा? 2a = b होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 65 शीर्ष बिंदु इतना और इतना के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 8 सेंटीमीटर आएगा, आंसर सी। 66 के अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है, तो फार्मूला ही है, इतना याद रखिएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? तो 88 सेंटीमीटर होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की परिमिति यदि 50 सेंटीमीटर तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 69 के एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, तो इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने की पर इसकी भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर होगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, समय ज़्यादा लग रहा है, हम जल्दी से आंसर ही टिक लगा रहे हैं। ठीक है, 70 का देखेंगे, 70 का सी हो जाएगा, आप क्वेश्चन मिला लेंगे। ठीक है, 71 देखेंगे तो 71 का सी हो जाएगा। ठीक है, 72 देखेंगे तो 72 का भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी। ठीक है, 73 देखेंगे तो 73 का अनुपात आप क्वेश्चन को पढ़ करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। 74 का देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, 75 का देखेंगे तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सी। आप 75 का देख लेंगे, 75 का क्वेश्चन मिला करके अपना क्वेश्चन मिला करके आंसर बना लेंगे। 76 का देखेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, 77 देखेंगे तो 77 का सही जवाब भी डी हो जाएगा। देखिए 78 देखेंगे तो इतना का सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 79 देखेंगे तो ऑप्शन सी। 80 देखेंगे 80 का देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा ए।
ठीक है। 81 देखेंगे तो 81 का ऑप्शन 2, 28/53, ठीक है। 82 देखेंगे तो सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 83 देखेंगे, 83 देखेंगे इसमें इसका आंसर सही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 84 देखेंगे तो 45 डिग्री। 85 देखेंगे यहाँ से तो 85 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या देखो कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 86 देखेंगे तो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है तो थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक है। चलिए 87 के देखेंगे, इतना का दिया हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा -1/2। 88 देखेंगे तो 1 हो जाएगा 30 डिग्री। 89 देखेंगे तो सी हो जाएगा 2। 90 देखेंगे यहाँ से तो 90 हो जाएगा डी, देख लेंगे 90 का क्वेश्चन डी हो जाएगा। 91 देखेंगे तो 91 हो जाएगा 1। 92 है तो 92 हो जाएगा सी, और 93 है तो 93 हो जाएगा 23 यानी ए। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब 94 देखेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या चीज़, परिकेंद्र होता है। अच्छा 95 देखेंगे, ठीक है। 94 देख लिए, अब 95 देख सकते हैं तो 95 का सही जवाब हो जाएगा 15/2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 96। 96 के बाद कितना, 96 हो जाएगा 84 यानी सी हो जाएगा। 97 के बाद हो जाएगा 97 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 98 का निकालेंगे तो 98 हो जाएगा 2। 99 देखेंगे तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट है 100 का आंसर हो जाएगा, यानी किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया 10√2 तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़े और इसमें सोल्व नहीं किए, इसलिए क्योंकि आपको समय नहीं है, क्योंकि कल का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना होगा, इसलिए आप केवल जल्द से जल्द आंसर मिला लेंगे और आंसर मिलाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है, उस अनुसार से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा ये आज फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस हम कर चुके हैं, आप अपने हिसाब से मिला लिए होंगे और मिलाने के बाद कमेंट में ज़रूर करेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए ठीक है, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह का आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। और इसी प्रकार के सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो आएगा और अगले दिन जो आपका रहेगा जो सब्जेक्ट है सबका एक वीडियो हम पोस्ट करेंगे और आप लोग आंसर मिला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।